नहीं है गीता, उसे अपने गांव के किसानों का दर्द महसूस हो रहा है। भगवान, मेरे बेटे की मेहनत को खाली मत जाने देना। जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव राजपुर। यहाँ के किसान सब्जियां तो बहुत अच्छी उगाते थे, लेकिन कोल्ड स्टोर न होने से उनकी सारी सब्जियां जल्दी ही खराब हो जाती थीं, जिसके डर से सभी किसान रमेश नाम के बिचौलिए को अपनी सब्जियां औने पौने दाम पर बेच देते थे, जिससे उन्हें मुनाफा नहीं होता था। ऐसे ही एक शाम गोपाल अपने घर में उदास बैठा सब्जियों की बोरियां निहार रहा था। तभी उसकी पत्नी गीता आती है और कहती है, अजी चलिए, खाना बन गया है, चलकर खा लीजिए। गोपाल अब भी चिंतित होकर सब्जियों की बोरियों को घूरे जा रहा था। अजी क्या हुआ? आप इन बोरियों को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बताऊं गीता, हमेशा की तरह कल भी बिचौलिया रमेश आने वाला है और इस बार भी वो हमारे टमाटरों के दाम बहुत कम लगाएगा। मुझे तो चिंता हो रही है। अगले महीने हमारा बेटा आकाश शहर से पढ़ाई करके गांव लौट रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? हाँ जी, इस बात की चिंता तो मुझे भी अंदर ही अंदर खाए जा रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने अपने टमाटर रमेश बिचौलिए को नहीं दिए तो ये कुछ दिनों में सड़ जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत खाद बीज का दाम निकल रहा है वो भी नहीं निकलेगा। काश हमारे गांव में कोल्ड स्टोर होता तो हम सभी किसानों की फल और सब्जियां सुरक्षित रहती और मंडी में दाम बढ़ने पर हम उसे बेचते ताकि हमें अच्छा मुनाफा मिलता। हाँ जी, काश ऐसा होता, लेकिन कोल्ड स्टोर बनाने में तो कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे और हमारे पास तो ठीक से खाने तक को पैसे नहीं हैं। खैर, ये सब छोड़िए और चलिए खाना खा लीजिए। फिर गोपाल और गीता दोनों ने सूखी रोटी और प्याज खाया और सो गए। अगली सुबह गांव के सभी किसान गांव की चौपाल पर अपनी अपनी सब्जियों की टोकरियां लेकर आए थे। तभी रमेश बिचौलिया अपनी बुलेट से धुक धुक करता वहां आता है और कहता है, क्यों भाई रामू, क्या भाव लोगे टमाटर का? शहर में तो टमाटर का कोई खरीदार ही नहीं है, सब जगह मंदी चल रही है। 3 रुपए किलो देना है तो बोलो, वरना 2 दिन में ये भी सड़कर नाली में बहेगा। अरे रमेश भाई, 3 रुपए किलो, हमारी लागत ही 8 रुपए किलो आई है। कुछ तो रहम करो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे भाई रामू, अब हम तो वही रेट देंगे ना जो शहर की मंडी में चल रहा है। अब अगर तुम्हें टमाटर नहीं बेचना तो मत बेचो, लेकिन कल तक अगर ये टमाटर काले पड़ गए तो इन्हें कोई 1 रुपए किलो में भी नहीं खरीदेगा। इसलिए जो थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है उसे ले लो। अरे रमेश भाई, मुनाफा होता ही कहाँ है, ये तो हमारी मजबूरी है। वरना अगर हमारे गांव में कोल्ड स्टोर होता तो हम भी दाम बढ़ने पर ही सब्जियां बेचते। खैर छोड़ो भाइयों ये सब बातें, और अपनी अपनी सब्जियां बेचकर अपने अपने खेत चलो, हमें और भी काम है। फिर सभी किसानों ने अपनी अपनी सब्जियां रमेश बिचौलिए के भाव से बेच दी और अपने अपने काम पर चल दिए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। एक दिन गोपाल का बेटा आकाश शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा। गीता अपने बेटे आकाश को देखकर बहुत खुश हुई। आकाश, मेरे लाल, तू आ गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन माँ, पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो? बेटा, वो तो गांव की चौपाल पर गए हैं। अक्सर गांव के सारे किसान वहां बैठकर बातचीत करते हैं। तू चिंता मत कर, वो अभी आते ही होंगे। तू थक गया होगा, जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना पकाती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। तुम खाना पकाओ, तब तक मैं खुद पिताजी से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर आकाश अपने पिता गोपाल से मिलने गांव की चौपाल पर जाता है, जहां कुछ किसान आपस में बातें कर रहे थे। प्रणाम पिताजी। जीता रहे बेटा और खूब तरक्की कर। और काका, आप सब कैसे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा आकाश, कुछ ठीक नहीं है। काका क्या बात है, आप सब लोग इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? फिर गांव के सभी किसानों ने आकाश को पूरी बात बताई कि कैसे गांव में
कोल्ड स्टोर न होने की वजह से उनकी सब्जियां सड़ जाती हैं और इसी डर से वे सभी रमेश को अपनी सब्जियां सस्ते दाम पर बेच देते हैं। काका, ये तो सरासर बेईमानी है। रमेश बिचौलिया जरूर आप लोगों को लूट रहा है, क्योंकि शहर में कभी टमाटर के दाम 3 रुपए किलो हुए ही नहीं। वहां तो टमाटर हमेशा 25 रुपए किलो था। ये सुनकर सभी किसान दंग रह गए। इसका मतलब रमेश आज तक हम सभी को लूट रहा था और हम किसान उस पर भरोसा करते थे। अरे काका, वो आप सबके उसी भरोसे का तो फायदा उठा रहा था। बेटा आकाश, तू तो पढ़ा लिखा है, अब तू ही कुछ रास्ता निकाल जिससे हम किसानों की कुछ मदद हो। ठीक है काका, आप सब चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इतना कहकर आकाश अपने पिता गोपाल के साथ अपने घर लौट गया। कुछ ही देर में शाम ढली और रात का सन्नाटा पूरे गांव में फैल गया। आकाश अपने कमरे में बैठा लैपटॉप चला रहा था। लैपटॉप पर कुछ सरकारी योजनाएं खुली हुई थीं। तभी उसके पिता गोपाल उसके पास आए और बोले, बेटा आकाश, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। जब से चौपाल से आया है, इस चमकीले डब्बे में आंखें गड़ाए बैठा है। क्या देख रहा है इतनी देर से? पिताजी, बस मैं चौपाल पर कहीं रामू काका और सुखदेव काका की बातें ही सोच रहा था। रमेश दलाल हमारे गांव के सीधे साधे किसानों को सालों से लूटता आ रहा है। क्या करे बेटा, हमारी मजबूरी है। अगर हमारे पास सब्जियों को सुरक्षित रखने का कोई रास्ता होता तो हम अपनी सब्जियां कभी उस रमेश को नहीं बेचते। रास्ता है पिताजी, वही तो मैं इस पर ढूंढ रहा था। हमारे गांव की किस्मत बदलने का एक ही उपाय है, कोल्ड स्टोरेज। मैंने इंटरनेट पर देखा है, हम सरकार और बैंक की मदद से लोन लेकर अपने गांव में खुद का कोल्ड स्टोरेज बनवा सकते हैं। बैंक का नाम सुनते ही गोपाल थोड़ा घबरा जाता है। क्या बैंक लोन? अरे ना बेटा ना, बैंक से लोन लेना हम जैसे छोटे किसानों के बस का नहीं है। उन सरकारी बैंकों में इतना ताम झाम, चक्करबाजी और कागजी कार्रवाई होती है कि इंसान की चप्पलें घिस जाती हैं, पर पैसा नहीं मिलता। तो इन सब चक्करों में मत पड़। लेकिन पिताजी, अब नियम बदल गए हैं और अब तो पढ़े लिखे युवाओं को सरकार सब्सिडी भी देती है। तू अभी बैंक का मत सोच बेटा। लोन के लिए हम कुछ और देख लेंगे, लेकिन अभी चलकर खाना खा ले। आकाश चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता दिख रही है। फिर सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया, जिसके बाद आकाश चारपाई पर लेट गया और तुरंत ही उसकी आंखें लग गईं। लेकिन गोपाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अजी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? सोना नहीं है क्या? गीता, मैं आकाश की कही हुई बातों को सोच रहा हूँ। वो चाहता है कि हम बैंक से लोन लें और गांव में कोल्ड स्टोर बनवाएं, ताकि सभी किसानों की समस्या दूर हो सके। अजी, लोन? ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं हमारे पास पैसों की कितनी तंगी है, और अगर हम इतना बड़ा लोन ले लेंगे तो चुकाएंगे कैसे? अरे गीता, सिर्फ हम नहीं, पूरा गांव मिलकर ये लोन चुकाएगा। देखो, जब कोल्ड स्टोर बन जाएगा तो हम ऊंचे दाम पर अपनी सब्जियां बेचेंगे। तब सभी को अच्छा मुनाफा होगा और उस मुनाफे से थोड़ा थोड़ा पैसा पूरा गांव मिलाएगा और इस तरह हम वो लोन चुकाएंगे। अजी, लेकिन बिना गांव वालों से पूछे आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। अगर कल को उन्होंने मना कर दिया तो? क्यों मना करेंगे गीता? इसमें उनका भी तो फायदा है। और सच बताऊं तो चाहता तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन अगर कोल्ड स्टोर बन गया तो हमारा मुनाफा बढ़ेगा, जिसके बाद हम अपने आकाश को आगे पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। इसलिए मुझे अपने बेटे के भविष्य के लिए ये करना ही होगा। हाँ जी, आपकी ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन बैंक से इतना बड़ा लोन? नहीं गीता, मैं उस सरकारी बैंक के चक्कर बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। वहां बहुत ताम झाम और कागजी कार्रवाई रहती है। हम अनपढ़ों को वो लोग दिन भर दौड़ाएंगे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल सुबह ही लाला धनीराम के पास जाऊंगा और उनसे लोन के लिए कहूंगा। अजी, पर लाला तो... जानता हूं गीता, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चलो अब सो जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह हो गई। गोपाल लाला धनीराम की हवेली के लिए घर से निकल पड़ता है। उसके जाते ही आकाश की नींद खुली और वो बाहर आया। सुप्रभात माँ। उठ गया मेरे लाल? अच्छा, अब एक काम कर, जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ, पिताजी कहाँ है? मुझे उनसे लोन के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी थी। पर बेटा,
वो तो लाला धनीराम के पास ही गए हैं लोन लेने। यह सुनते ही आकाश के होश उड़ गए। माँ, लेकिन लाला तो बहुत ही लालची और दुष्ट है। मुझे पिताजी को रोकना होगा। इतना कहकर आकाश भागता हुआ लाला की हवेली के लिए निकल पड़ा। उधर गोपाल हाथ जोड़कर लाला के सामने खड़ा था। अच्छा, तो तुझे गांव में कोल्ड स्टोर बनवाने के लिए 5 लाख का लोन चाहिए? जी माई बाप, आप तो जानते ही हैं, गांव में कोल्ड स्टोर न होने से हम सभी किसानों की सारी सब्जियां सड़ जाती हैं। इसलिए मुझे 5 लाख का लोन चाहिए ताकि गांव में कोल्ड स्टोर बन जाए और सबकी समस्या दूर हो जाए। देख गोपाल, लोन तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन क्या है ना, लाला का एक उसूल है, महीना 5% और सालाना 60% ब्याज लगेगा। मंजूर है तो बोल। गोपाल बेचारा अनपढ़ था, उसे इन सब के बारे में क्या पता था। उसे तो बस लोन चाहिए था ताकि वह गांव वालों की समस्या दूर कर सके। ठीक है हुजूर, मुझे मंजूर है। ये हुई ना समझदारी वाली बात। ले फिर, इस कोरे कागज पर अंगूठा लगा दे और ले जा अपने पैसे। गोपाल उस कोरे कागज में जैसे ही अंगूठा लगाने वाला था, तभी आकाश दौड़कर लाला की हवेली पर पहुंचा और बोला, रुक जाइए पिताजी, आप नहीं जानते ये सब इस लाला की चाल है। 60% सालाना ब्याज लेकर ये हमें फंसा रहा है। ए लड़के, जुबान संभाल कर बात कर। शहर से 4 अक्षर क्या पढ़ लिया है? मुझे सिखाने चला है? अरे, बिना जमीन गिरवी रखे कोई लोन नहीं देता। लाला जी, हमें आपके पास से लोन चाहिए भी नहीं। हम सरकारी बैंक से जाकर लोन ले लेंगे। अरे जा जा, मैं भी देखूं कौन सा बैंक तुझ जैसे भिखारियों को बिना किसी कागज के लोन देता है। दोबारा लौटकर लाला के पैरों में ही आएगा। चलिए पिताजी। फिर आकाश अपने पिता गोपाल को लेकर वहां से सीधे शहर के आम आदमी बैंक में जाता है। हेलो सर, व्हाट कैन आई हेल्प यू? Hello ma'am, I'm here to discuss a business loan for my new venture. I would like to meet the bank manager regarding this. Certainly sir, please come with me. I'll introduce you to our bank manager, Mr. Sharma. Thank you ma'am. फिर आकाश और गोपाल उस बैंक के कर्मचारी के साथ बैंक मैनेजर मिस्टर शर्मा के पास गए और वहां जाकर आकाश ने सारी बातें उन्हें बताईं। देखो आकाश, तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज का आइडिया तो बहुत शानदार है, लेकिन बैंक बिना किसी बैकग्राउंड चेक के 5 लाख रुपए का लोन नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारे पिताजी का सिबिल स्कोर चेक करना होगा। सिबिल स्कोर की बात सुनते ही गोपाल घबरा गया और बोला, साहब, ये सिबिल स्कोर क्या होता है? हमने तो बैंक से कभी कोई गड़बड़ी नहीं की। अरे घबराइए मत गोपाल जी, सिबिल स्कोर बस 3 अंकों का एक नंबर होता है, 300 से 900 के बीच। यह बैंक को यह बताता है कि आपने पहले कभी कोई लोन लिया था या नहीं, और अगर लिया था तो उसे समय पर चुकाया या नहीं। जिसका स्कोर 750 से ऊपर होता है, बैंक उसे ईमानदार मानता है और लोन तुरंत दे देता है। पर सर, मेरे पिता ने आज तक कभी कोई लोन बैंक से नहीं लिया। कोई बात नहीं आकाश, आप अपने बिजनेस प्लान की डीपीआर हमें दे दीजिए ताकि मैं आपके लोन को आगे बढ़ा सकूं। थैंक यू मिस्टर शर्मा, मैं जल्दी ही सारे पेपर्स आपको मेल करता हूँ। इसके बाद आकाश अपने पिता गोपाल के साथ गांव लौट आया। रात का घना सन्नाटा पूरे गांव में फैल चुका था। रात के 11 बज चुके थे। आकाश लैपटॉप पर लोन के लिए डीपीआर और जरूरी पेपर्स तैयार कर रहा था। तभी गीता हाथों में खाने की थाली लिए कमरे में आती है। बेटा आकाश, रात के 11 बज गए हैं, अब तो बंद कर दे इसे। चल पहले 2 रोटी खा ले। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खाना रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। मुझे कल सुबह बैंक खुलने से पहले कोल्ड स्टोरेज की ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट और PMEGP लोन की फाइल पूरी तैयार करके बैंक मैनेजर को मेल करनी है। गीता वही खाना रखकर वहां से चली जाती है। क्या हुआ गीता, आकाश ने खाना खाया? नहीं जी, उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया, बस उस चमकीले डब्बे पर लगा हुआ है। हमारा बेटा गांव वालों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है जी। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी हैं, पर वो हटने को तैयार नहीं है। वो शहर जाकर बदला नहीं है गीता, उसे अपने गांव के किसानों का दर्द महसूस हो रहा है। भगवान, मेरे बेटे की मेहनत को खाली मत जाने देना। रात के 1 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन आकाश की उंगलियां
बिना रुके कीबोर्ड पर चल रही थी। देखते ही देखते सुबह के 5 बज गए। चलो, सारे जरूरी पेपर्स, कोटेशन और सरकारी सब्सिडी की फाइल मैनेजर साहब को मेल हो गई। अब देखते हैं बैंक हमें लोन देने से कैसे मना करते हैं। फिर आकाश ने खाना खाया और सो गया। आकाश की वो रात भर की मेहनत रंग लाई। अगली सुबह जब मैनेजर शर्मा जी ने सारे पेपर्स देखे तो वो दंग रह गए। बैंक से लोन पास हुआ और राजपुर गांव में कोल्ड स्टोर का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और गांव के बीचों बीच एक शानदार कोल्ड स्टोर बनकर तैयार हो गया, जिसे देखकर गीता और गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। बेटा आकाश, आज तूने अपनी सूझबूझ से साबित कर दिया कि अगर इंसान पढ़ा लिखा हो तो वो कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। मेरे लाल, तूने आज सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे गांव की समस्या दूर की है। माँ, ये सब आपकी और पिताजी की दुआ का फल है। अब से रमेश बिचौलिया किसी भी गांव वाले को नहीं लूटेगा। तभी गांव के कुछ किसान कोल्ड स्टोर के पास पहुंचे। काका, आप लोगों ने कहा था ना कि कोई समाधान निकालो। देखिए, मैंने बैंक से लोन लेकर ये कोल्ड स्टोर बनवाया है। वाह बेटा आकाश, मान गए तुझे। लेकिन तुम इतना लोन चुकाओगे कैसे? अरे भाई, हम सब मिलकर ये लोन चुकाएंगे। ये सुनते ही वहीं खड़े सुखदेव काका ने कहा, क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। काका, आकाश ने ये लोन गांव वालों की भलाई के लिए बैंक से लिया है ताकि हमारी सब्जियां खराब ना हो और हम उन्हें ऊंचे दाम पर बेच सकें। लेकिन सब्जी रखने का किराया तो देना ही पड़ेगा ना, उसी किराए से तो हम लोन चुकाएंगे। अरे ये क्या कह रहे हो गोपाल भाई? एक तो हमारे पास वैसे भी खाने को पैसे नहीं हैं और इस कोल्ड स्टोर का किराया कहां से देंगे? लेकिन काका, बिना किराए के हम इसका लोन चुकाएंगे कैसे? वो सब हम नहीं जानते। अरे बिना किसी से पूछे तुम बाप बेटों ने ये सब कर दिया। अब लोन चुकाने की बारी आई तो सब मिलकर दें। रामू भाई, ये आप क्या कह रहे हो? सुखदेव काका, आप तो कुछ कहिए। ये मैंने सिर्फ अपने लिए तो नहीं किया ना। देख गोपाल, रामू की बात सही है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेते। एक तो सभी के घर में तंगी है, ऊपर से इसका किराया। अरे इससे अच्छा तो हम रमेश को ही अपनी सब्जी बेचेंगे। इतना कहकर सभी वहां से चले जाते हैं। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर गांव वालों ने किराया नहीं दिया तो हम लोन कैसे चुकाएंगे? अजी, मैंने तो पहले ही कहा था कि एक बार गांव वालों से पूछ लो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। माँ, पिताजी, आप चुप हो जाइए। भगवान पर भरोसा रखिए। कैसे रखूं बेटा? पहली किस्त आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर गांव वालों ने पैसा नहीं दिया तो हम लोन कैसे चुकाएंगे? आप चिंता मत कीजिए पिताजी। मैं बैंक मैनेजर मिस्टर शर्मा के पास जाऊंगा और उन्हें सारी बात बताऊंगा। शायद वो कुछ हमारी मदद कर दें। अगले दिन आकाश बैंक मैनेजर मिस्टर शर्मा के पास पहुंचा और उनसे सारी घटना बताई, जिसे सुनकर मिस्टर शर्मा बोले, आकाश, तुम घबराओ मत। सरकार और बैंक भी जानते हैं कि नया बिजनेस शुरू होने में समय लगता है। तुम्हारी योजना सरकारी है, इसलिए तुम्हें शुरुआती 3 महीने का मॉरेटोरियम यानी कि छूट मिलता है। यानी 3 महीने तक अगर तुम किस्त नहीं भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। अब मेरे पास 3 महीने हैं, तब तक मैं कुछ रास्ता निकाल ही लूंगा। आकाश बैंक से होकर गांव के रास्ते वापस लौट रहा था। तभी उसे बुलेट की धुक धुक की आवाज सुनाई पड़ी। सामने से रमेश बिचौलिया आया और गाड़ी रोक दी और मक्कारी के साथ हंसकर बोला, क्यों आकाश बाबू, बड़े शहर से पढ़ लिख कर आए थे गांव बदलने? मैंने सुना है तेरे उस बड़े से कोल्ड स्टोरेज में राजपुर का एक किसान आलू का टुकड़ा तक रखने को तैयार नहीं है। रमेश, तू हमारे गांव की फिक्र छोड़ दे, हम अपना देख लेंगे। अरे कैसे ना करूं फिक्र? तू और तेरा बाप चले थे मेरा धंधा चौपट करने। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, सोचा रमेश का राज खत्म कर देगा। मेरा नाम भी रमेश है, किसानों को उंगलियों पर नचाता हूं। ये सुनते ही आकाश की मुट्ठी भींच गई। सुन रमेश, तू बहुत जल्द इस गांव से बोरिया बिस्तर समेटने वाला है। मैं अपने गांव वालों को यह साबित कर दूंगा कि तू कितना लालची है। उसके बाद गांव वाले खुद तुझे लात मारकर बाहर निकालेंगे।
ये मेरा खुला चैलेंज है तुझे। इतना कहकर आकाश वहां से तेजी से निकल गया और रमेश गुस्से में तिलमिलाता हुआ उसे घूरता रह गया। कुछ ही देर में आकाश घर पहुंच गया। उसे देखकर गोपाल चिंता से बोला, क्या हुआ बेटा आकाश? क्या कहा शर्मा जी ने? कोई रास्ता मिला? हाँ पिताजी, शर्मा जी ने कहा कि अगर हम 3 महीने तक लोन की किश्त ना भी भरे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप चिंता मत करिए, हमारे पास 3 महीने का वक्त है। बात तो ठीक है बेटा, पर अगर इन 3 महीनों में भी गांव वालों ने अपनी अपनी सब्जियां कोल्ड स्टोर में नहीं रखी तो? दोनों बाप बेटे बात कर ही रहे थे कि तभी गीता हाथों में थैला लिए बाजार से आई और चहकते हुए बोली, अजी जानते हो, बाजार में एक नया चावल का पैकेट आया है। उसे खरीदने पर 1 किलो तेल मुफ्त मिल रहा है। गांव के सभी लोग वही चावल खरीद रहे हैं। दुकान पर भारी भीड़ लगी है। यह सुनते ही आकाश के दिमाग की बत्ती जल गई। अरे वाह माँ, क्या आइडिया दिया है तुमने। पिताजी, मिल गया मुझे रास्ता, जिससे गांव वाले कोल्ड स्टोर में सब्जी भी रखेंगे और बाद में खुशी खुशी किराया भी देंगे। कौन सा रास्ता बेटा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, आप बस कल सुबह मेरे साथ गांव की चौपाल पर चलिए। इतना कहकर आकाश मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। हे भगवान, ना जाने आकाश ने अब क्या नया सोचा होगा। अजी, हमारा आकाश बहुत समझदार है। उस पर भरोसा रखिए, जो करेगा सब अच्छा ही होगा। अगली सुबह आकाश ने गांव के सभी किसानों को चौपाल पर इकट्ठा किया। वह जानता था कि उसके पास गांव वालों को मनाने का यह आखिरी मौका है। तभी सुखदेव काका बोले, क्या बात है आकाश बेटा, तुमने हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया? देख आकाश, हमने तो पहले ही बोल दिया है कि हम किसान कोल्ड स्टोर का किराया नहीं दे सकते। इसलिए अगर तू हमसे किराया मांगने की सोच रहा है तो सोचना छोड़ दे। नहीं काका, मैं तो बस आप सभी की भलाई चाहता हूँ। हम सभी की भलाई? वो कैसे? काका, मैं आप सभी को 1 महीने के लिए कोल्ड स्टोरेज में मुफ्त सब्जी रखने का अवसर देता हूँ, ताकि आप सभी अपनी सब्जियां रमेश बिचौलिए को ना बेचकर उन्हें सीधे शहर के सुपरमार्केट में ऊंचे दाम पर बेचें और मुनाफा कमाएं। चलो एक बार को हम तुम्हारी बात मान भी लें, तो सब्जियों को ऊंचे दाम पर बेचेगा कौन? हमें क्या पता शहर की मंडी में कब क्या भाव चल रहा है। हाँ आकाश, रामू सही कह रहा है। अगर 1 महीने बाद भी दाम नहीं बढ़ा और माल वहीं पड़ा रहा तो हम तो और बर्बाद हो जाएंगे। काका, आप सब मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खुद शहर के बड़े सुपरमार्केट और खरीदारों से बात करके आपकी सब्जियों की सबसे अच्छी कीमत दिलवाऊंगा। मेरे किसान भाइयों, मैंने और मेरे बेटे ने हमेशा गांव का भला चाहा है। बस एक बार इस बच्चे की बात मानकर देख लो। अगर फायदा ना हो तो दोबारा माल मत रखना। आकाश और गोपाल की बात सुनकर सुखदेव काका ने कहा, ठीक है गोपाल, हम एक बार और आकाश पर भरोसा करके देख लेते हैं। सुखदेव काका की बात सुनकर सभी किसान कोल्ड स्टोर में 1 महीने मुफ्त सब्जी रखने के लिए मान गए। फिर सभी किसानों ने अपनी अपनी सब्जियां कोल्ड स्टोर में लाईं और उन्हें सुरक्षित रख दिया। काका, अब बस जैसे ही शहर की मंडी में सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, मैं सभी सब्जियों को अच्छे दामों में बेचूंगा। फिर सभी किसान वहां से लौट गए। फिर क्या था, अगले ही दिन से आकाश अपने फोन पर एजी मार्केट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शहर की मंडियों के लाइव भाव चेक करने लगा। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक सुबह जब आकाश ने वेबसाइट देखी तो वह खुशी से चौंक गया। वाह, शहर में टमाटर 30 रुपए किलो। यही सही समय है। मुझे अभी शहर जाकर सुपरमार्केट के मैनेजर से बात करके डील फाइनल करनी होगी। फिर आकाश शहर की सुपरमार्केट गया। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हेलो सर, मेरा नाम आकाश है और मैं राजपुर गांव से आया हूँ। हमारे पास लगभग 35 कुंतल फ्रेश और केमिकल फ्री टमाटर है। मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। अरे आकाश जी, शहर में तो इस वक्त टमाटर की भारी किल्लत चल रही है। अगर आपका माल वाकई फ्रेश और केमिकल फ्री है तो मैं उसे तुरंत खरीदने के लिए तैयार हूँ। सर, अभी मंडी में टमाटर का भाव 30 रुपए किलो है, लेकिन मैं बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपने कोल्ड स्टोर से आपको 28 रुपए किलो में दे दूंगा। डील पक्की है आकाश। आप सारे टमाटर लोड करके हमारे सुपरमार्केट ले आइए, मैं आपको आपका पेमेंट दे दूंगा।
आकाश शहर से डील फाइनल करके सीधे गांव पहुंचा और सभी किसानों को यह खुशखबरी सुनाई। क्या 28 रुपए किलो टमाटर? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमने तो आज तक रमेश बिचौलिए को 5 रुपए किलो से ज्यादा में कभी नहीं बेचा। वाह बेटा आकाश, आज तूने हम गांव वालों का इतना बड़ा मुनाफा करवा दिया। हम जीवन भर तेरे कर्जदार रहेंगे। अरे नहीं काका, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब हमारे कोल्ड स्टोर की वजह से हुआ है। अगर कोल्ड स्टोर नहीं होता तो मजबूरी में हमें अपनी सब्जियां औने पौने दाम में बेचनी पड़ती। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है आकाश। ये सब कोल्ड स्टोर और तेरी समझदारी का नतीजा है। अब से हम सब हर महीने कोल्ड स्टोर का किराया खुशी खुशी देंगे। यह सुनकर आकाश बहुत खुश हुआ। फिर सभी किसानों ने सारे टमाटर को टेम्पो में लोड किया। कुछ ही देर में आकाश टेम्पो लेकर गुप्ता सुपरमार्केट पहुंच गया। ये लो आकाश, तुम्हारा 1 लाख रुपए का चेक। और हाँ, अब से हम हर महीने तुमसे ही सब्जियां खरीदेंगे, क्योंकि हमारे ग्राहकों को भी ऐसी ही केमिकल फ्री सब्जियां चाहिए। थैंक यू सर, आप चिंता मत करिए, मैं आपको सबसे फ्रेश और अच्छी सब्जी ही दूंगा। आकाश खुशी खुशी गांव आया और सभी किसानों को 1 लाख रुपए का चेक दिखाया, जिसे देखकर सभी किसान बहुत खुश हुए। फिर क्या था, अब सारे किसान मेहनत से खेती करते, सब्जियां कोल्ड स्टोर में रखते और दाम बढ़ने पर बेच देते। धीरे धीरे आकाश ने बैंक की पहली किश्त भी चुका दी। लेकिन इस तरक्की को देखकर रमेश और लाला अंदर ही अंदर जल भुन रहे थे। लाला जी, उस कल के छोकरे आकाश ने शहर से आकर हमारा सालों पुराना धंधा चौपट कर दिया। अब कोई किसान हमारे पास भटकता तक नहीं है। हाँ रमेश, उस लौंडे में बड़ा घमंड है। शहर से 4 अक्षर क्या पढ़ लिए मुझे सिखाने आया था। लेकिन उसे नहीं पता ये लाला क्या चीज है। अब देखना, जो गांव वाले उसे कोल्ड स्टोर की वजह से सिर पर चढ़ा रहे हैं, वही गांव वाले उसी कोल्ड स्टोर की वजह से उसे लात मारकर गांव से निकाल देंगे। लाला जी, मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्या करने वाले हैं? बस देखता जा रमेश, रात होने की देर है। धीरे धीरे शाम ढली और रात हो गई। उस अंधेरी रात में लाला और बिचौलिया रमेश हाथों में कटर लेकर दबे पांव कोल्ड स्टोर के पीछे पहुंचे। आज इस कोल्ड स्टोरेज की बिजली काटूंगा तो कल सुबह तक किसानों की सारी सब्जियां सड़कर कचरा हो जाएंगी। वाह लाला जी, क्या दिमाग लगाया है। जल्दी से तार काटिए, वरना कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर जैसे ही लाला ने तार काटने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उन दोनों पर तेज टॉर्च की रोशनी पड़ी। ये देखकर तो दोनों की हवा ही निकल गई। सामने आकाश और गांव के कुछ किसान हाथ में लाठी लिए खड़े थे। क्यों लाला जी, कटर चलाने का इरादा है या जेल की हवा खाने का? आकाश, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लाला जी, आप तो पुराने जमाने के खिलाड़ी हो, पर तकनीक नई आ गई है। जब से कोल्ड स्टोर खुला है, मैंने यहाँ चारों तरफ CCTV कैमरे लगवा दिए थे। आप दोनों जब अपने घर से निकले थे, तभी मेरे फोन पर अलर्ट आ गया था। तभी सायरन के आवाज के साथ पुलिस वहां पहुंच जाती है। देख क्या रहे हो रमेश, पुलिस को मैंने ही फोन किया था। तुम दोनों ने सालों से हमारे गांव के सीधे साधे किसानों का खून चूसा है। अब कानून तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाएगा। लाला जी, मैं तो पहले ही कह रहा था, अब हम गए। फिर पुलिस दोनों को पकड़कर जेल ले गई। चलो, अंत भला तो सब भला। उस दिन से राजपुर गांव की किस्मत ही बदल गई। गांव के सभी किसान बहुत खुश थे। आकाश ने भी बैंक का सारा लोन चुका दिया और वापस शहर आगे की पढ़ाई के लिए लौटने लगा। बेटा आकाश, तूने इस गांव की तकदीर बदल दी। अब शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर और अपना नाम और रोशन कर। आकाश, मेरा लाडला बेटा, तू चला जाएगा तो घर सूना हो जाएगा। अपनी माँ को भूल मत जाना। माँ, पिताजी, आप दोनों ही तो मेरी ताकत हो। मैं शहर जरूर जा रहा हूँ, लेकिन इस गांव की मिट्टी और आप दोनों हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अब मैं चलता हूँ। फिर आकाश वहां से शहर चला गया।